डाउटनट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट। हे दोस्तों, मैं मुकेश अंसारी एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपसे बताने वाले हैं साइंस का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आपसे बताने वाले हैं साइंस का ऐसे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। आखिर क्या कारण है कि जब भी अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है तो वहाँ पे उसका आकाश का रंग नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ कोई भी कण ना होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। काफ़ी सिंपल जवाब है इसका कि जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ कोई भी कण ना होने के कारण प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। हे दोस्तों, आप चाहते हैं कक्षा 10वीं के सभी सब्जेक्ट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ऐप का लिंक दिया गया है जो मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियल ऐप है। तो जाइए उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप के माध्यम से आप अपनी मैट्रिक की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है क्यों। यानी ये सवाल आपसे पूछना चाह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त यानी उगते तथा डूबते समय सूर्य का जो रंग हो जाता है वो लाल हो जाता है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब सूर्य धरती के क्षितिज के समीप रहता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अत्यधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के वर्णों का प्रकीर्णन तो हो जाता है किंतु लाल वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। आप सभी को मालूम होगा कि जिस वर्ण का प्रकीर्णन सबसे कम होगा निश्चित है कि वही रंग ज़्यादा हमें दिखाई देगा। तो यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब सूर्य धरती के क्षितिज के समीप रहता है तो उससे निकलने वाली प्रकाश के वर्णों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके कारण कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश के वर्णों का प्रकीर्णन तो हो जाता है किंतु लाल वर्ण का प्रकीर्णन कम होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि टिंडल प्रभाव क्या है। मैट्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। ये मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स से पूछे जाते हैं कि टिंडल प्रभाव क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि पोलैरिटी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि पोलैरिटी विलयन के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। ये दोस्तों, आपसे बता दें कि टिंडल प्रभाव के कारण ही प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि किसके माध्यम से प्रकाश का मार्ग दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब टिंडल प्रभाव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो सवाल है हमारा कि वायुमंडलीय अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। चलिए आसान भाषा में इसका भी हम लोग जवाब देख लेते हैं कि वायुमंडल का घनत्व तो भिन्न भिन्न प्रकार के होता है। यानी जितने भी वायुमंडल होते हैं ना, उनका जो घनत्व है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। पृथ्वी के समीप वाले वायुमंडल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। यानी जो वायुमंडल पृथ्वी के काफ़ी करीब होता है यानी समीप होता है उसका जो घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है यानी ज़्यादा होता है। और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व घटते जाता है। जब प्रकाश वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाली परतों से होकर गुजरता है तो उसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को याद हो गया होगा
तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। हे दोस्तों, अगला जो सवाल है क्वेश्चन 26 में कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझावें। ये जो सवाल है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से लिया गया है कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझावें। मैट्रिक एग्जाम में 2 मार्क्स में सवाल पूछा जा चुका है, अतः इसे आप याद करके ही मैट्रिक एग्जाम देने जाना चाहिए आप सभी को। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोजन का पाचन करता है और अनपचा भोजन कोशिका के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से अमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होता है। इसके बाद में जो अगला सवाल है ये भी बायोलॉजी से लिया गया है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। आखिर क्या कारण है कि पोषण सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, हमारी कोशिका जितने भी होती है उसमें कुछ टूट फूट हो जाती है, तो उसकी मरम्मत तथा वृद्धि एवं विकास हेतु हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है और यह पोषण हमें प्रकर्म द्वारा प्राप्त भोजन से पूरी होती है। यही कारण है कि पोषण सभी जीवों के लिए अनिवार्य है यानी आवश्यक है। उसके बाद में अगला सवाल है कि दर्पण किसे कहते हैं तथा ये कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिनसे नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि वह चिकनी एवं चमकीली सतह जिससे नियमित रूप से प्रकाश का परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। हे दोस्तों, दर्पण का कम से कम एक भाग रंजित होता है यानी रंगा हुआ होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम आपसे बता देते हैं कि आखिर दर्पण 3 प्रकार के कौन कौन होते हैं। तो दर्पण जो 3 प्रकार के होते हैं वो पहला होती है समतल दर्पण, उसके बाद में होती है गोलीय दर्पण और रोमन नंबर 3 में आप लिखते हैं परवलयिक दर्पण। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 29 में कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट है, यानी वास्तविक तथा काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या क्या अंतर है, वहीं आप सभी को इस क्वेश्चन में आप सभी को लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक रेखाओं के कटने से बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक रेखाओं के कटने से बनता है। काफ़ी सिंपल है याद करना कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना वो वास्तविक रेखाओं के कटने के बाद बनता है, ठीक है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक रेखाओं के कटने के बाद बनता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा तो जाहिर सी बात है कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, तो सीधा होगा। तो ये भी याद करना काफ़ी सिंपल है कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के बाईं ओर बनता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनता है। इन सभी का PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके बाद में अगला जो सवाल है कुछ 30 में कि अवतल दर्पण के उपयोग बतावें। आखिर अवतल दर्पण का हम लोग कैसे कैसे कामों में इसका इस्तेमाल उसका यूज करते हैं, तो आज से भी बता दें कि अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित हैं, यानी नीचे लिखा हुआ है। रोमन नंबर 1 में लिखना होगा आपको कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी अवतल दर्पण का जो सबसे पहला जो इस्तेमाल होता है ना वो दाढ़ी बनाने में यानी हजामत बनाने में किया जाता है। उसके बाद में आज सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के माध्यम से रोगियों के नाक, कान तथा गले की जांच करने में किया जाता है। उसके बाद में
आप सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग मोटर कार के अग्र छिपो टर्च और टेबल लैंप में किया जाता है। तो चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। दोस्तों, अगला जो सवाल है कुछ में 31 में कि चिन्ह परिपाटी क्या है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है और काफ़ी सिंपल भी है कि चिन्ह परिपाटी क्या है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दाईं ओर बनता है तो कभी बाईं ओर बनता है, अतः उनके बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि आखिर चिन्ह परिपाटी होता क्या है। तो काफ़ी इसका सिंपल जवाब है कि दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी कभी क्या होता है कि दाईं ओर बन जाता है तो कभी कभी बाईं ओर बन जाता है। तो दोनों के बीच अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम लोग चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। इसके अनुसार किसी भी दूरी को दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक यानी माइनस और दर्पण की दाईं ओर मापी गई दूरी धनात्मक यानी प्लस होती है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक यानी प्लस तथा नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक यानी माइनस होती है। उसके बाद में जो अगला जो सवाल है हमारा कुछ में 32 में कि आपको एक अवतल लेंस, उत्तल लेंस तथा कांच की एक प्लेट दी गई है, बिना स्पर्श किए आप उसे कैसे पहचानेंगे। काफ़ी मज़ेदार सवाल है कि अगर मान लेते हैं कि आपको एक अवतल लेंस दे दिया जाता है और एक उत्तल लेंस दे दिया जाता है और उसी में आप सभी को एक कांच का प्लेट भी दे दिया जाता है, तो बिना स्पर्श किए आप उसे का कैसे चयन करेंगे कि कौन सा अवतल है, कौन सा उत्तल तथा कौन सी कांच की प्लेट है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस तथा कांच की प्लेट को बिना स्पर्श किए पहचानने के लिए बारी बारी से तीनों को एक पुस्तक के समीप यानी करीब यानी उसके सामने ले जाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि उत्तल लेंस, अवतल लेंस और कांच के प्लेट को बिना स्पर्श किए पहचानने के लिए बारी बारी से तीनों को एक पुस्तक यानी बुक के करीब ले जाएंगे और उसमें बने प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि यदि पुस्तक का अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा हो, यानी जितना अक्षर पहले से दिया गया है अगर उसका अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिख रहा है यानी पहले से जो बड़ा दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि वह उत्तल लेंस होगा। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि यदि पुस्तक का अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है तो समझ लीजिए कि वह अवतल लेंस है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे आप कि यदि पुस्तक का अक्षर अपने वास्तविक आकार से के समान हो तो वह कांच की प्लेट दी गई है। उसके बाद में अगला जो सवाल है कुछ में 33 में कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। ये भी सवाल आप सभी के फिजिक्स चैप्टर से लिया गया है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब सघन माध्यम से चलती हुई प्रकाश की किरणें विरल माध्यम के सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक मान वाले आपतन कोण पर आपतित होती है तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहा जाता है। ये दोस्तों आपसे बता दें कि इस घटना के कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है तथा पानी में रखा हुआ छड़ी गिलास के सतह से ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। उसके बाद में जो अगला सवाल है कुछ में 34 में कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण एवं उपचार बतावें। यानी निकट दृष्टि क्या होता है, इसका क्या क्या कारण होता है, होने का क्या कारण हो सकता है, और किसी भी मनुष्य किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसका उपचार यानी उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब नेत्र लेंस द्वारा दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जब नेत्र लेंस यानी आँख का लेंस दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। हे दोस्तों आपसे बता दें कि इस दोष में यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई तो पड़ती है
किंतु दूर की वस्तु को अपने आँखों के द्वारा स्पष्ट यानी साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ सकती है। उसके बाद में आप तो ये जान गए कि आखिर ये दृष्टि दोष होते क्या हैं। उसके बाद में इसका कारण जान लीजिए। कारण में लिखकर आपको डैश देना होगा। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी घट जाती है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिखेंगे कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र गोलक और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। उसके बाद में आप सभी कारण भी जान गए हैं। अब चलिए इसका उपचार जान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका उपचार कैसे किया जाएगा। तो आप सभी उपचार लिख के डैश देंगे और लिखेंगे कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि किसी मनुष्य किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है, वे अपनी आँखों की सुरक्षा यानी अपना आँखों को ठीक करने के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में अगला सवाल है कि प्रिज्म क्या है। हे दोस्तों, आपसे बता दें प्रिज्म क्या है। क्वेश्चन का सही जवाब लिखेंगे आप कि कांच का बना हुआ वह पारदर्शी माध्यम जिसमें 5 फलक होते हैं। मैट्रिक में ऐसे एग्जाम में भी ऐसे सवाल भी पूछे गए हैं कि प्रिज्म कितने साधारण सतहों से घिरा हुआ होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब कितना लिखेंगे आप? 5 लिखेंगे। जिसमें क्या होता है कि 3 आयताकार होता है और 2 त्रिभुजाकार होता है। आप सभी पूरे शब्द देख लिखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर पड़ता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो प्रिज्म कुछ इस प्रकार से होता है, जब मान लेते सूर्य का प्रकाश इसे पड़ता है ना तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर पड़ने के उपरांत 7 रंगों की जो एक पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ऐसा भी सवाल पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब क्या लिखेंगे आप? प्रिज्म लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला सवाल दिखा देते हैं। अगला जो सवाल है कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका ए सही मात्रक क्या होता है। तो चलिए इसका भी हम लोग जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरणें को मुड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि लेंस के माध्यम से या लेंस द्वारा आपतित प्रकाश की किरणें को मुड़ने की क्षमता को लेंस का क्षमता कहते हैं। दूसरे शब्दों में लेंस की क्षमता लेंस के व्युत्क्रम के बराबर होता है, अर्थात पी को लेंस को हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात पी बराबर 1/f होता है। यानी लेंस का, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे हम लोग m⁻⁻1 भी लिख सकते हैं, जिसे d द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी d द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद में आपसे बता दें कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उसके बाद में अगला सवाल है कि मानव नेत्र का वर्णन करें। यानी मानव का जो नेत्र होता है, मनुष्य का जो आँख होता है, उसी के बारे में आप सभी को लिखना होगा। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। मनुष्य का जो आँख होता है वो लगभग गोल का आकार होता है, यानी गोलाकार होता है। इसके सबसे बाहरी भाग को दृष्टि पटल कहते हैं और आगे वाले भाग को कर्निया कहते हैं, जो आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है आइरिस स्पेसिया और दूसरा होता है सिलियरी स्पेसिया। आइरिस रंगीन होता है, जिसके बीच में एक गोलाकार छिद्र यानी छेद होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसे हम लोग पुतली कहते हैं। आपसे बता दें कि पुतली के नीचे मुलायम एवं अपारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस भी होता है। आप सभी ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ चुके होंगे कि मनुष्य के आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आप क्या लिखते हैं? उत्तल लेंस लिखते हैं। तो क्या होता है कि मुलायम एक अपारदर्शी पदार्थ का एक उत्तल लेंस होता है। उसके बाद में आप सभी लिखेंगे कि लेंस की सबसे ऊपरी भाग को हम लोग रेटिना कहते हैं, जो 2 प्रकार के तंतु से मिलकर बने होते हैं। एक होता है छड़, जो प्रकाश के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरा होता है शंकु, जो प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब नेत्र लेंस किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाती है तो उसके सूचना छड़ और शंकु के द्वारा मस्तिष्क को पहुंचती है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि मानव नेत्र का आखिर हम लोग वर्णन कैसे करेंगे। इसका PDF का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहे तो आप वेबसाइट पे भी जाके इस क्वेश्चन का ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं और आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है questionforexam.com। उसके बाद में जो अगला सवाल है क्वेश्चन 39 में कि दिग् दृष्टि दोष क्या है। ठीक है, दिग् दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण तथा उपचार बतावें। तो आखिर दिग् दृष्टि दोष होते क्या हैं, इसका इलाज हम लोग कैसे कर सकते हैं और इसका क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके कारण से दिग् दृष्टि दोष होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर दिग् दृष्टि दोष क्या होता है। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि जब किसी भी कारणवश नेत्र लेंस निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है, उसे हम लोग दिग् दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई तो पड़ती है किंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। तो आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तो कारण लिखकर डैश दीजिएगा। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है। यानी नेत्र का जो लेंस होता है, आँख में जो उत्तर लेंस होता है ना, वो आवश्यकता से अधिक पतला हो जाता है, जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो निश्चित है कि मनुष्य की आँख में जब फोकस दूरी बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति को दिग् दृष्टि दोष हो जाएगा। उसके बाद में रोमन नंबर 2 में लिखेंगे आप कि नेत्र गोलक आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है, जिससे नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। उसके बाद में आपने ये भी जान लिया है कि इसका क्या कारण होता है। चलिए आप ये भी जान लीजिए कि आखिर इसका उपचार यानी इलाज कैसे किया जाता है। तो उपचार लेके आप सभी को डैश देना होगा। तो हम चलिए बता देते हैं कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के बने चश्मे का व्यवहार किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 40 में कि अबिंदुकता क्या है, इसके कारण तथा उपचार बतावें। तो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति एक साथ उदग्र और क्षैतिज दिशाओं को फोकसित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आखिर इसका क्या कारण होते हैं। तो इस दोष के प्रमुख कारण ये होते हैं कि कर्निया की वक्रता की सममिति में कमी के कारण इस दोष उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में आप सभी इसका उपचार करने के लिए लिखेंगे कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इस दोष के उपचार करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल पूछे जा सकते हैं कि अबिंदुकता दोष के उपचार करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे बेलनाकार लेंस। ठीक है, तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अभी तक मेरा मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर चुके होंगे। अगर नहीं डाउनलोड किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर मैथ एंड मैजिक टिप्स लेकर आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप हमारे द्वारा बनाए गए मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपनी मैट्रिक तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुख्य अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।